अब मैंने दो बातें ना आपकी इस जर्नी में बहुत मुख्तलिफ पाई हैं। एक तो आपने कहा कि 25-26 ऑप्शनल्स आपने जो है ना तैयार किए थे। मैं सही सुना मैंने ये? जी बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, उसके अलावा 160 से 70 आपने मॉक पेपर लिखे हैं। तो ये कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो अब तक मैंने मुझे इतना पसंद है शेर के माली दा कम पानी देना भर भर मशका पावे मालिक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा अतहर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। एक सिलसिला हमारा जारी है बड़े अरसे से, टाइम टू टाइम जो सीएसएस को पीएमएस को स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उनकी जर्नी आपके साथ शेयर की जाती है। जैसे आप जो यूट्यूब से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मोटिवेट हो सकें, उनकी जर्नी से सीख सकें, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। और आज की उसी कड़ी का हिस्सा है आज का ये वीडियो। और आज हमारे साथ हैं आदिल रियाज गोंदल साहब, इनका ताल्लुक पंजाब से है। पीएमएस ऑफिसर हैं, अंडर टेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर 24 पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। और सी एस एस 2023 के रिटन एग्ज़ाम को भी ये क्वालिफाई कर चुके हैं। आई होप उनको वहाँ पे भी अपना डिज़ायर्ड ग्रुप मिल जाए। सबसे पहले आदिल रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो का ऐसा बनने के लिए और अपनी जर्नी जो है आप शेयर करने आए स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, अल्लाह का शुक्र। माई प्ले बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है। देखें, आपने बड़ा अच्छा एक सिलसिला जारी रखा हुआ है कि आप स्टूडेंट्स को ये डिफरेंट स्टोरीज, ये अब स्टोरीज जो हैं ये मोटिवेशन भी होती हैं, प्लस लोगों हम्म। को गाइडेंस भी देती हैं। तो ये आपको भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि डेफिनेटली आपने एक बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म जो है वो बिल्डअप किया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे अगर आप अपकमिंग सीएसएस या पीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किताबों की ज़रूरत है और एक वक्त सारी किताबें बाय करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो आपके लिए आपके टीचर की तरफ से ये गिफ्ट है। आपने इस वक्त 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है। लिखें एस्पिरेंट और उसके साथ अपना नाम। मिसाल के तौर पे आपका नाम आयशा है, अकरम है, कुछ भी है। एस्पिरेंट आयशा, एस्पिरेंट शोहेब, सो को जो भी आपका नाम है, एस्पिरेंट के साथ अपना नाम लिखें। मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दें और कुछ वक्त वेट करने के बाद वो आपको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा। गूगल ड्राइव पर एक्सेस प्रोवाइड कर देगा जिसमें आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल, जो मोस्ट कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बुक्स और रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपकी तैयारी में इन रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। टेक्स्ट कर लिया? वेरी गुड, आगे बढ़ता है। अच्छा, आदिल, आप सबसे पहले तो जो मेरे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आदिल इन दो टैग्स के अलावा, पीएमएस ऑफिसर और सीएसएस क्वालिफायर के अलावा, कौन है आदिल, कहाँ से है आदिल, की एजुकेशन क्या है, और यहाँ तक का जो आज तक का सिलसिला है कैसे पहुँचा है। बेसिकली आई बिलोंग टू मंडी बहाउद्दीन, और ये आप डिवीजन गुजरांवाला है पंजाब प्रोविंस के अंदर, वहाँ हम्म। से मेरा ताल्लुक है। और अर्ली एजुकेशन सारी मेरी मंडी बहाउद्दीन से थी। और अच्छा। उसके बाद मैंने लॉ परसू किया कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और उधर से ग्रेजुएट हुआ। और उसके साथ साथ मैंने प्राइवेट जो है मास्टर्स किया इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ये मेरी वो जर्नी के साथ साथ सी एस एस पी एम एस की जर्नी के साथ साथ जो है वो मेरे ये मास्टर्स भी था। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2021। और हम्म। उसके बाद मेरी अटेम्प्ट्स थी सी एस एस पी एम एस की, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड। और करंटली जो है फिर आपको पता है कि अब अभी इस वक्त मेरी जो है वो सिक्योरिटी अटैचमेंट चल रही है, यूटीशिप चल रही है, और अच्छा। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और बाकी सी एस एस का जैसे आपने पहले जिक्र किया, तो वो मेरा क्वालिफाइड है। और अभी सुनने में आ रहा है कि 10-15 दिन में उसका भी रिजल्ट आ रहा है। इंशाल्लाह उसका तो जब फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके लिए हम एक अलग से सेशन करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आदिल, ये आपकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट स्कूल से थी, प्राइवेट से थी, फाउंडेशन आपकी कैसे थी, यानी जो काफ़ी बच्चों का सवाल होता है। बेसिकली जो मेरा स्कूल था वो सेमी गवर्नमेंट मैकेनिज्म पे था। हमारे पंजाब के अंदर डिफरेंट डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बनाए गए थे। सो हम्म। आई मेरी अर्ली एजुकेशन सारी जो है वो डीपीएस से थी। और बाकी वो थोड़ी सी अमेलगम भी था होम स्कूलिंग का और बाकी फॉर्मल स्कूलिंग का। सो अच्छा। वो उसमें माय मदर टीचर हैं वो, और उनका बड़ा एक अहम किरदार था। वरना सही। तो वो बड़ा एक मुश्किल सा मैकेनिज्म हो जाता। तो वो
कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, वो डंडा उनका पीर होता है। सो आई एम सही। अच्छा। डंडा पीर है। So that was the main reason कि वो सही। मैकेनिज्म चल पड़ा। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो अर्ली एजुकेशन है या स्कूलिंग है या कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसने सीएसएस में हेल्प किया या पीएमएस में हेल्प किया या स्क्रैच से आपने प्रिपरेशन शुरुआत की? मेरे ख्याल से ये बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि अक्सर औकात स्टूडेंट्स पूछते हैं, मुझे काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि अर्ली एजुकेशन कितनी मैटर करती है, यूनिवर्सिटी कितनी मैटर कर रही होती है, इवन डिग्री का लोग पूछते हैं। मेरे हाँ। ख्याल से हर बंदे की अपनी अपनी जर्नी है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो आई बिलोंग टू सच एरिया, मतलब मेरे वालिद जो हैं वो लॉयर हैं, मदर टीचर हैं, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद बोथ ऑफ देम अगर जब भी उन्हें हमने कहते सुना तो वो कहते थे कि जी आपने मुकाबले का इम्तिहान देना। सही। नो, तो वो एक हम पहले से एक गाइडेंस उस तरह से नहीं थी। मतलब मुझे पहली दफा ऑप्शनल्स का पता चला जब मैं शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में था अपनी डिग्री के, इन द यूनिवर्सिटी लेवल। सो उससे पहले तो वो हर एक बंदे का एक होता है ना, ख्वाब होता है कि आपने पहले तो आर्मी या एयरफोर्स में जाना है, फिर इस सही। तरह से आप बड़े होते हो तो आपका फिर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला सीन आ जाता है। सो लेटर डेट इन दी डिग्री आप रियलाइज करते हो कि अच्छा यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली भी चीज़ है। सो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट ने मुझे बड़ा हेल्प किया। कायदाद यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, मतलब इन सेंस कि वहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में लोगों को पता भी था, लोग गाइड भी करते थे, सीनियर्स भी ऑलरेडी एलोकेट हो रहे थे। सो वहाँ पर काफ़ी अच्छी गाइडेंस थी। हाउएवर अर्ली एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है डेफिनेटली कि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपकी फाउंडेशन अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे शुरू से इंग्लिश का इशू नहीं था। आप देखें इंग्लिश एसए और पैसी इज़ वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स जो कि फेल होते हैं। सो सही। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा था। बट स्टिल मैंने कुछ लोग अपने साथ वो भी देखे हैं जिनका इवन वो प्राइवेट भी किया हुआ है, उन्होंने प्राइवेट उनकी सारी एजुकेशन है, डिस्पाइट द फैक्ट वो हमारे साथ एलोकेटेड है और प्रॉपरली हमारे जितने ही वो भी कॉम्पिटेंट है। सो सही। मेरे ख्याल से हर बंदे की अपनी जर्नी डिफरेंट होती है, बट इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर जर्नी। बट मेरे ख्याल से अगर वो आपकी बहुत अच्छी जर्नी नहीं भी रही पीछे एजुकेशन के रिलेटेड, तो भी आप क्रैक तो कर सकते हो, इसमें इतना कोई खास रोल नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, आपने 2021 में अपनी जो है ना स्टडीज़ कंप्लीट की, मास्टर्स कंप्लीट की, उससे पहले तैयारी कर रहे थे या तैयारी उसके बाद आपने शुरू? मेरी जो पहली दफ़ा मैंने CSS के बारे में जाना वो दैट वाज इन माय सिक्स्थ सेमेस्टर। छठे अच्छा। सेमेस्टर था मेरा, और आई वेंट टू एन एकेडमी फॉर एन ओरिएंटेशन क्लास, वो एक सेमिनार टाइप होता है। सो वो उधर जाके मुझे पता चला कि जी अच्छा जी ऑप्शनल्स ये होते हैं, कंपल्सरी ये होते हैं, और इस तरह ये तैयारी करनी है। सो आई जॉइन दैट एकेडमी जस्ट टू हैव अ नॉलेज अबाउट कि यार अच्छा कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना। और फिर वो चूंकि एकेडमीज का एक रूल होता है कि आपने फिक्स ऑप्शनल्स रख के वही क्लासेस लेनी होती हैं, तो मैंने उससे थोड़ा सा डेविएट करते हुए तकरीबन 25-26 ऑप्शनल्स की क्लासेस ली थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था, छठा अच्छा। सेमेस्टर था मेरा। तो सही। वो मेरी थोड़ी सी जर्नी इसलिए डिफरेंट है कि मैंने पहले सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनको परखा है, और उसके बाद आई डिसाइडेड कि अच्छा ये सब्जेक्ट मुझे ऑप्ट करने चाहिए। सो देन उसके बाद जो प्रॉपर तैयारी की अगर आप बात करें तो 2021 के अगस्त के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। और वो साल था जिसमें CSS का स्क्रीनिंग भी आया था और हमारा जो पेपर से वो डिले हो गए। सो मई 2022 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड देन वो उसके बाद साथ ही जून के अंदर हमारी PMS की अटेम्प्ट। तो मेरी ये जर्नी थी जो प्रॉपर मैंने तैयारी की थी फर्स्ट उसमें। अटेम्प्ट मतलब कौन से ईयर में थी फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट CSS की 2022 के अंदर थी। 2022 में सीएसएस और पीएमएस दोनों? जी वो दोनों थे। तो उसमें ये था कि मेरी जो जर्नी थी वो वाली स्पेसिफिकली वो 8 से 9 महीने की बनती है। अच्छा। उसमें डिवीजन मैंने कुछ इस तरह की थी कि मैंने पहले 3 माह में नोट्स मेकिंग की थी, और उसके बाद मैंने अगले जो 6 माह थे वो मैंने फोकस किया था अपनी सारी की सारी मॉक्स के ऊपर। और ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 170-80 मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, फुल लेंथ मॉक्स जो होते हैं। तो वो मैंने 170-80 अटेम्प्ट करके एवेलुएट कराए थे। तो और मेरे ख्याल से मेरी सक्सेस के अंदर अगर आप सबसे मेन फैक्टर समझें तो वो प्रैक्टिस का है और एवेलुएशन का। सही। अब मैंने दो बातें ना आपकी इस जर्नी में बहुत मुख्तलिफ पाई हैं। एक तो आपने कहा कि 25-26 ऑप्शनल्स आपने जो है ना तैयार किए थे, मैं सही सुना मैंने ये? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा 160 से 70 आपने मॉक पेपर लिखे हैं। तो ये कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो अब तक मैंने जिनका इंटरव्यू किया है, कम ही लोग करते हैं।
अच्छा, ये जो ऑप्शनल्स आपने इतने ज़्यादा सेशंस लिए, तो उसमें से आपने डिसाइड कैसे किया कि ये वाले ऑप्शंस ऑप्ट करने चाहिए, ये मुझसे सही नहीं लग रहे? क्या उस फैक्टर्स थे? उसमें उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज थे, जो मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज सही। मैं बिलीव हमेशा से करता हूँ कि देयर इज वन रूल इन CSS एंड PMS, और उसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। हम्म। अगर आपका पेपर किसी भी, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने सेलेक्ट कर लिया पॉलिटिकल साइंस, अगर हम्म। मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर बाकी जितने भी पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली आई विल गेट मोर मार्क्स। बेशक हिट हो रहा है, बेशक वो जितना भी मुश्किल पेपर आ रहा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सो मैंने पहले तो अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढनी कि यार मेरी कौन से ऑप्शनल में ज्यादा स्ट्रेंथ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस मैंने जब पढ़ा और IR भी पढ़ा, दोनों मैंने सब्जेक्ट पढ़े। सो IR मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल साइंस में मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरी डिग्री लॉ के साथ भी अलाइन करती है, और दूसरा, दिस सब्जेक्ट हैज मोर पोटेंशियल फॉर गेटिंग मार्क्स, कि मैं इसमें ज्यादा मार्क्स ले सकता हूँ। वो मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ बाद में पॉलिटिकल साइंस में कि आई डिड मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट सही। कैंडिडेट होने के बावजूद आई गॉट गॉड मेडल इन इट। माशाल्लाह। सो वो आपका इंटरेस्ट। इसी तरह लोग एक और चीज बड़ी करते हैं कि जी देयर आर स्कोरिंग ट्रेंड्स। मैंने दो सब्जेक्ट स्कोरिंग ट्रेंड्स के इंगेज रखे थे। फर्स्ट वन वाज इंटरनेशनल लॉ। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि इंटरनेशनल लॉ ना रखो, इंटरनेशनल लॉ स्कोर नहीं देता, क्रिमिनोलॉजी स्कोर देता है, क्रिमिनोलॉजी रख लो। और मजे की बात यह है कि मेरी दोनों अटेम्प्ट में, 22 की अटेम्प्ट में और 23 की अटेम्प्ट में, क्रिमिनोलॉजी वाज द वन जो कि हिट हुआ है, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्कोर दे रहा है। सो वो सही। रखा इसलिए मैंने क्योंकि मेरा नेचर जो था वो इंटरनेशनल लॉ में था। आई हैड फीलिंग कि यार मैं इसमें स्कोर निकाल जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से 3-4 स्टैंडर्ड्स बनते हैं। नंबर वन, आप इंटरेस्ट देखो। नंबर हम्म। टू, ये देखो कि यार आपको किस में कॉन्फिडेंस है कि यार मैं निकाल जाऊंगा। ये जो करेज है ना, जो कॉन्फिडेंस है, ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और नंबर तीन, आप ये देखो कि यार आपकी क्या इतनी एबिलिटी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कि आप बाकियों से बेहतर पेपर कर सकते हो। ये तीन अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर जाए ना, बाकी क्राइटेरिया लोग बताते हैं ओवरलैपिंग का, स्कोरिंग ट्रेंड्स का, वो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं आपको सेकेंडरी पे जाके आने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तीन फैक्टर्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इन तीनों लिटमस टेस्ट से कोई आपका सब्जेक्ट गुजर गया ना, तो यू विल इजीली स्कोर 70 to 80 मार्क्स। सही। अच्छा आदिल, आपकी इस जर्नी में आपने, क्योंकि तैयारी यूनिवर्सिटी के टाइम से स्टार्ट कर दी थी, काफ़ी सब्जेक्ट्स जो हैं आपने वहीं से अकेडमीज में जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हर हर स्टूडेंट की इस तरह से जर्नी नहीं होती। तो आपकी जर्नी में चैलेंजेस आपको कहाँ पे महसूस हुए कि ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं? कोई सोशल चैलेंजेस हों, कोई फाइनेंशियल हों, कोई सब्जेक्ट को लेके हों, क्या किस तरह के चैलेंजेस आए? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि लोग डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा थे कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब दिस इज समथिंग जो कि पास होनी ही नहीं है। और मैंने अपने करीब कभी किसी को पास करते हुए देखा भी नहीं था। सही। मतलब हमारी फैमिली में देयर वाज नो ब्यूरोक्रेट एट ऑल, और इसी तरह को फ्रेंड्स में भी नहीं था। सो मेरे लिए ये बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोग कहते थे सोशल कि चैलेंजेस। CSS तो ये कि जी CSS PMS तो बच रही है आपका, हम्म। तुक्का है, लग गया, जैक है, लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। द हम्म। फर्स्ट वन। सेकंड जो चैलेंज मैंने फील किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन, दैट वाज इंग्लिश एसे। सही। इंग्लिश एसे से रिलेटेड अगर आप देखें कि आप एक एकेडमी से निकल के दूसरी एकेडमी में जाएंगे ना, तो वो हम्म। आपको नई बात सुनाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल। एकेडमीज का नाम नहीं देता, एकेडमी ए में गए, उन्होंने कहा कि जी आउटलाइन जो है वो सेंटेंस बेस्ड बनानी है। हम्म। आगे एक और एकेडमी में गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी सेंटेंस बेस्ड जो बनाएगा वो फेल हो जाएगा, आपने फ्रेज बेस्ड बनानी है। थोड़ी सी और किसी के पास गए, उसने कहा जी नहीं, थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखनी है अदरवाइज फेल हो जाओगे। किसी ने कहा केल्सन स्टडी देनी है वरना फेल हो जाओगे। किसी ने कहा कि सब बेड्स नहीं बनाते, किसी ने कोई बात, किसी ने कोई बात। लेटर डेट आफ्टर दिस, ये जो मेरी शायद इतनी लेंथी थी जर्नी, मतलब छठे सेमेस्टर से अगर मैं शुरू ना किया होता तो शायद मैं भी उन्हीं 99% लोगों की तरह इसी वो कश्मकश में फंस जाता जो ये अकेडमीज में फंसाते हैं। सही। सो मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट्स निकाली, मैंने आप क्वेश्चन पेपर निकाला, सिलेबस निकाला। सो आई रियलाइज द फैक्ट कि उसमें से कोई शायद 99% चीज़ें मिथ हैं। फिर मैंने वो चीज़ें अपने आपने पे अप्लाई करके देखी। 3 अटेम्प्ट्स में मैंने अप्लाई की, एक PMS की है, 2 CSS की हैं। फिर उसके बाद मैंने अभी जो मैं जब एलोकेट हो गया तो उसके बाद जो मेरे बैच फेलोज थे उनसे मैंने एसेस देखे उनके भी। तो अभी तो मुझे पढ़ाते हुए भी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं ऐसे। सो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार ये जो जिन चीज़ों पे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है वो चीज़ें तो मैटर ही नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल,
कि आपके पास वो लोग भी पास हैं जो फ्रेज में बना रहे हैं, वो लोग भी पास हैं जो सेंटेंस में बना रहे हैं, वो लोग भी पास हैं जो केस स्टडी में बना लिख रहे हैं, कोई थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिख के भी पास हो रहा है। सो फॉर्मेट तो मैटर ही नहीं कर रहा, और हम टाइप्स ऑफ एसेज और इन सारी चीजों में बच्चों को फंसा के और चल रहे हैं। ये दैट वाज द सेकंड मेजर चैलेंज इन दीज थिंग्स ना। तो मैंने तो ये दो मेजर चैलेंजेस फेस किए। बाकी फाइनेंशियली अल्लाह का करम था कि बड़ा अच्छा था, तो फाइनेंशियली नहीं था तो मेरे जो दोस्त थे वो बड़े सपोर्टिंग थे। वो मेरे लिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपकी जो कंपनी होती है ना, वो आपको बड़ा जो है ना सिर्फ लिफ्ट करती है बल्कि आपको फैसिलिटेट भी करती है अगर अच्छी कंपनी आपको मिल जाती है। तो बाकी के मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स थे कि वालदैन की तरफ से बड़ी एक मोटिवेटिंग बातें होती थी हमेशा जब भी कॉल करते थे। तो कभी डाउन होके भी कॉल की है कि यार नहीं हो रहा, तो वो कहते थे खैर है कोई मसला नहीं, तो पेपर दो बाकी देखी जाएगी बाद में। सो ये कुछ पॉजिटिव चीजें थी, बट मेरे ख्याल से यही दो मेजर हर्डल्स थी जो मैंने फेस की थी। बिल्कुल ऐसे वाली बात ना, बिल्कुल आपने सही की। एक तो फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, नंबर ऑफ मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, और अक्सर बच्चे गलती मेरी नज़र में ये भी करते हैं कि वो इसकी तैयारी आखिर में करते हैं। मैं खुद ऐसे पढ़ाता हूँ, तो आखिर के जो मंथ होता है ना, दिसंबर हो गया या उससे एक महीना पहले, इतनी ज़्यादा एनरोलमेंट होगी। अगर आप उस वक्त वो फॉर्म सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे? आपकी जर्नी देखें, आपने 160 170 मॉक्स लिख दिया। अब मॉक तभी लिखते हैं आप जब आपने ऑलरेडी फॉर्म और टेक्निक सीखी हुई हैं। वो अगर आप, जो भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें पहले नहीं सीखेंगे, ऐसे का फॉर्म नहीं सीखेंगे, उसकी टेक्निकलिटीज़ नहीं सीखेंगे, तो प्रैक्टिस कब करेंगे? तो सबसे पहले आदिल को भी यही हर्डल आया, तो इस हर्डल को पहले ओवरकम कर लें। ऐसे की तैयारी पहले करें, क्योंकि एग्जाम रिटन है। रिटन एग्जाम को तैयार करने के लिए आर्ट ऑफ राइटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिल, मुझे ये बताएं कि आपने CSS भी अटैम्प्ट किया, PMS भी अटैम्प्ट किया, दोनों में आपका एक्सपीरियंस है, दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में, स्टूडेंट्स को ये बताएं। मैं पीएमएस पंजाब के बारे में जरूर कमेंट कर सकता हूँ। बाकी पीएमएस का चूंकि मेरा अपना तजर्बा नहीं है, तो वो मैं इट वुड हाँ, आप आपके पंजाब वाले PMS की बात कर रहे हैं। जो पंजाब का पीएमएस है और जो सीएचएस है, अगर कम्पिटेंसी के लेवल से आप बात करें कि उसके मेरिट के हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों पे, मेरे ख्याल से जो एक क्राइटेरिया, कंपटीशन का क्राइटेरिया पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए सीएसएस में है, सेम वही क्राइटेरिया पीएमएस में भी है। मतलब अगर आप मार्क्स के हिसाब से बात करें, आप कंपटीशन के हिसाब से बात करें, आप क्वालिटी ऑफ पेपर्स के हिसाब से बात करें, क्वालिटी ऑफ चेकिंग के हिसाब से बात करें, या फिर मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर खड़ी हैं। थोड़ा सा पेपर्स का फ़र्क है ज़रूर के, मतलब आपके पास इधर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है सीएसएस के अंदर, आपके पास करंट अफेयर्स है, तो इन दो जगह पर आपको वहाँ पर उर्दू का पेपर करना पड़ता है और एक जीके का पेपर आता है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। फिर ऑप्शनल्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है कि इधर आपको 4 सवाल करने पड़ते हैं, उधर आपको 5 सवाल करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तो बड़ा, जब स्टार्ट की थी तो मैंने ये अपने ऑप्शनल्स भी वही सिलेक्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे CSS के अंदर पॉलिटिकल साइंस था, पंजाबी था, पब्लिक आर्ट था, इंटरनेशनल लॉ और जेंडर स्टडीज था। और मेरे PMS के अंदर पब्लिक आर्ट, पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने अलाइन करके चला था क्योंकि मुझे पता था कि जो तैयारी मैंने CSS के लिए करनी है वही मैंने PMS के लिए करनी है। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे ख्याल से PMS पंजाब और CSS की अगर कॉम्पिटेंसी को पूछे तो वो ऐसे समझ लें कि जैसे किसी ने CSS देना है और उसने एलोकेट होना है ऑन द डोमिसाइल ऑफ पंजाब, और वो सेम उसका कॉम्पिटेंसी लेवल आ जाएगा। सही। अच्छा, अभी आप PMS में ऐसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग है, और CSS में भी लोग ऐसी लगते हैं, तो इन दोनों जॉब रोल्स में क्या फ़र्क होता है? अगर आप CSS में ऐसी हो जाते हैं, लोकेट हो जाते हैं, तो क्या आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे या यहीं रहेंगे? इन दोनों के कंपैरिजन की अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर एज अ जॉब और एज अ पोस्टिंग सेम है। फॉर एग्जांपल एक ही पोस्टिंग पर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स भी आते हैं और उसी पोस्टिंग के ऊपर PMS के ऑफिसर्स भी आते हैं। थोड़ा सा कैडर्स के अंदर ये फ़र्क है कि आपकी PMS की जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है, इनके अंदर 22nd ग्रेड नहीं है। वहाँ पर आपके फेडरल के अंदर जो है वो 22nd ग्रेड आपको मिलता है। तो बाकी कंपैरेटिवली किसी ज़माने में जब PCS होता था तब ये एक डिबेट बड़ी थी कि यार PMS जो है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और जो है वो क्योंकि क्लियर डिफरेंस था। 18वें में जाते जाते आपको 18-19 साल लग जाते होते PCS में। अभी जो प्रमोशन है इट हैज़ बीन वेरी फास्ट, मतलब अब 1 या 2 साल का गैप रह गया, लेकिन गैप ज़रूर है। PMS के अंदर आज भी 2-3 साल का प्रमोशन लेट होती है, और उसके साथ साथ जो है आपकी 22nd ग्रेड नहीं है।
और बाकी ये है कि थोड़ा सा एज पंजाब वालों के लिए ये है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि जी हमें पंजाब के अंदर पोस्टिंग मिल जाए तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी पोस्टिंग होती है कि जी वो दे डू कम बैक कि ठीक है जी हमें पंजाब में पोस्टिंग चाहिए। सो पीएमएस वालों के लिए अच्छी है कि उनकी पंजाब के अंदर ही पोस्टिंग रहती है, और या फिर अपने अपने जो पीएमएस रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस है तो उनकी अपने अपने प्रोविंसेस में रहती है, दे डोंट हैव टू गो टू द अदर प्रोविंसेस टू सर्व। लेकिन ऑन दी अदर एंड लोग कहते हैं कि ये एक अच्छा एक्सपोजर भी है। जहाँ तक मेरी बात है सर, पीएमएस पंजाब से अगर मैंने तो इवन सीएसएस के अंदर अगर शिफ्ट किया तो देर आर टू ग्रुप्स जिनके अंदर मैं शिफ्ट करूंगा। वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड सेकंड इज पुलिस। उसके बाद मैंने यही दो अपने जो हैं वो प्रेफरेंसेस भी दी थी। और मेरे ख्याल से अगर आप पर्क्स प्रिविलेजेस मतलब पेज हमारी उनसे ज्यादा है कंपैरेटिवली पीएमएस ऑफिसर की, सो सारी चीजों को प्लस माइनस करें फॉर द टाइम भी मेरे ख्याल से यही दो ग्रुप्स हैं जो कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि हमें एडवांटेज वही है 22वें ग्रेड का, लेकिन उसके साथ एक डिफिकल्टी ये आती है कि आपको आउट ऑफ प्रोविंस जाना पड़ता है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन है, बाकी रोल्स आपके पर्क्स प्रिविलेजेस एवरीथिंग इज सेम। अच्छा, ये पीएमएस का आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट? जी ये मेरा पीएमएस का पहला। पीएमएस का पहला अटेम्प्ट था, और सीएसएस का आपका ये 2023 का दूसरा अटेम्प्ट था? जी ये मेरे कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से मेरा पहला अपीयर हुआ था मई में, फिर जून में, और उसके बाद फिर आगे था। अच्छा, सीएसएस 2022 में जो है आपका जहाँ वो पास नहीं हुआ होगा, तो उसमें क्या वजह बनी थी, आपको क्या नजर आई? मेरा असल में बेसिकली वैसे तो मेरा रिटर्न का स्कोर 734 था, और लेकिन मैं फ्लंक कर गया था इस्लामिक स्टडीज के अंदर बाय 38 स्कोर। तो 38 स्कोर था मेरा वहाँ पर, उसकी वजह से जो है वो दैट वाज समथिंग, वो बड़ी डिसहार्ड सी सिचुएशन थी, लेकिन चलें वो एक गुजर गया फेज। उसके बाद आई गॉट एलोकेटेड इन पीएमएस, और अभी तक अल्लाह का करम है सीएसएस 2023 के अंदर 734, ये भी यानी टॉप करने वाला है स्कोर। पास अगर हो जाता आपका तो फिर इस आज के सेशन में हम सीएसएस की रैंक को ही डिस्कस कर रहे होते। इंशाल्लाह ये अभी जो रिजल्ट आना है इसमें बहुत अच्छी पोजीशन होगी आपकी। अल्लाह देखे सर, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि आपकी किस्मत में जो चीज है ना, हाँ, वो आपके पास चल के आ जाएगी, और जो आप बिल्कुल में नहीं है वो आप जो मर्जी कर ले वाली। तो अल्लाह पे यकीन करके मेहनत करें, बाकी अल्लाह का करम हुआ तो इफ यू वुड बी अमंग द चूजन वंस, तो अल्लाह इस तरह आपको ब्लेस करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार इतना मैं ये डिजर्व भी करता हूँ जो मुझे मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो भी बच्चे अभी आपको सुन रहे हैं उनको अगर आप चंद जो है ना बुलेट पॉइंट्स बता दें कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो ये वाले काम करने हैं, सीएसएस की या पीएमएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त यहाँ से करनी है, ये काम करना है, बिल्कुल स्क्रैच कौन सी पॉइंट्स होती हैं जहाँ से शुरू कीजिए? देखें जी, अगर कोई बंदा बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है तो मेरे ख्याल से सबसे पहला उसे काम करना चाहिए कि वो जाए वेबसाइट पे और सिलेबस डाउनलोड करे। हमारे 90% स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी कर चुके होते हैं, उन्होंने पता ही नहीं होता कि सिलेबस भी है कोई सी है। सो सिलेबस निकालें, सिलेबस निकाल कर अपने सिंपली पहले तो ऑप्शनल सिलेक्ट करें। हमेशा कंपल्सरीज की तरफ कभी भी ना जाएं, पहले ऑप्शनल सेलेक्ट करें। अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद अपनी जो इंग्लिश एसए और प्रेसी की रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करें। कोई अच्छा मेंटोर ज्वाइन करें, और मेंटोर वो ज्वाइन करें जो आपकी वैल्यूएशन करे। हमारी मार्केट में बहुत हैं मेंटोर्स, लेकिन जो वैल्यूएट नहीं कर पाता, मेरा नहीं ख्याल इंग्लिश एसए का कोई फायदा या प्रेसी पढ़ने का कोई फायदा जब तक वो प्रॉपर वैल्यूएट नहीं हो जाती। आफ्टर दैट नोट्स मेकिंग शुरू करें, अपने पास पेपर्स निकालें 20 साल के, सिलेबस सामने रखें और चेक करें कि यार सिलेबस की कौन सी डोमेन से कौन कौन से सवाल आते हैं और किस किस ओरिएंटेशन में आता है, उस हिसाब से। और छोड़ना कोई भी नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ पास पेपर वाले आंसर क्वेश्चन कर लेने हैं बस, बाकी नहीं करने सारे हैं, बट यू वुड हैव एन आइडिया कि अच्छा यार ये किस किस ओरिएंटेशन में सवाल पूछता है, और आपको नजर आएगा एक पैटर्न रिपीट होता हुआ। सो वो आपको उस हिसाब से अपनी नोट्स मेकिंग करें। नोट्स मेकिंग आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, लॉन्ग नोट्स की तरफ ना जाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। नोट्स इस तरह के बनाएं कि आपको पता हो कि आखिरी दिन मेरे 2 पेपर होंगे तो मेरे 2 या 3 घंटे में मैं सिलेबस अपना रिवाइज कर सकूं। बेशक इस पे 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, अपनी नोट्स मेकिंग कंप्लीट करें। नोट्स मेकिंग कंप्लीट आपकी होगी, देन आपने जो भी सोर्सेज हमेशा वो उठाएं जो कि रिकमेंडेड है। आपको सारे नहीं पढ़ सकते तो सारे ना पढ़ें, एक एक दो दो जो अच्छे टीचर से पूछ लें, आपको वो रिकमेंड करेंगे। वहां से लेके एक अपनी ओरिजिनल बुक रखें जो प्रॉपर जहाँ से आपने उठाने हैं, और दो तीन आप रेफरेंस बुक्स रखें जहाँ से आपने क्रॉस चेक करना है कि यार इस बुक के अंदर कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ।
अकेडमीज की तरफ से पब्लिश शुदा किताबों से गुरेज करें, ओरिजिनल सोर्सेज के साथ जाएं, और उसके बाद वंस यू आर डन विद योर नोट्स मेकिंग एंड प्रिपरेशन, स्टार्ट गिविंग मॉक। QLPs कहीं पे मिलते हैं तो QLPs दें, हाफ लेंथ मिलते हैं, फुल लेंथ मिलते हैं, पास पेपर्स मिलते हैं। आपको एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी कि मैंने क्या किया करता होता था कि मैं सर एक दिन ऑफ लेके एक दिन मॉक देता था। आफ्टर 2 मंथ्स मैंने फिर रोज एक मॉक देना शुरू कर दिया। देन उसके बाद मैंने दिन में दो दो उसी पैटर्न पे जिस पे आपकी होती है डेट शीट होती है। तो उसका फायदा ये हुआ कि जब पेपर में बैठे होते तो मेरे एक टीचर कहते होते थे कि अगर आपने असेस करना है ना कि आपकी CSSP में इसकी तैयारी कैसी है, तो आप असेस इस तरह करते हैं कि अगर आपको 3 सवाल बिल्कुल परफेक्ट आते हैं और चौथा हल्का फुल्का आता हो तो समझो कि आपकी तैयारी अच्छी है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन माय ऑल 3 अटेम्प्ट 36 पेपर, देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जो मैंने पहले अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था। सो वो मुझे आप मेरी लक कह लें, मेरा हार्ड वर्क कह लें, बट वो पॉसिबल इसीलिए हुआ बिकॉज आई हैव रिटन सो मच मॉक्स। और वो मॉक कोई जरूरी नहीं है किसी एकेडमी के, आप पास पेपर निकाल के कर सकते हैं, आपको रैंडम ऑनलाइन कितने मिल जाते हैं। बट एवेलुएट करवाने वाला बंदा अच्छा हो जो आपको प्रॉपरली गाइड करे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बंदा कोई 50 साल पुराना टीचर ही हो या वो कोई पुराना CSP हो, या उसके लिए CSP PMS ऑफिसर होना ही जरूरी है। लेकिन अगर एक अच्छा टीचर जो आपको प्रॉपर गाइड करे, आपकी चीज़ों को एनालाइज करे और वो चीज़ गाइड करे जो वाकई जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑफ दी CSS या PMS के इक्विवेलेंट है, तो आप जरूर उसे वैल्यूएट करें। वैल्यूएशन मैं तो सर पकड़ लेता होता था टीचर को, वो बड़ा तंग होते थे मेरे से कि यार ये क्या मॉक लेके आ गया। मैं तो पकड़ लेता कि मैं कहता भाई जान ये चेक करके दे, इधर बैठ के मेरे सामने चेक करके दे। सो आपको थोड़ा बहुत वहां पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी करना पड़ता है कम्प्रोमाइज, बट स्टिल आपका उसका एट द एंड ऑफ द डे जो है वो फायदा हो जाता है। तो इन दिस में आप आपकी डिवाइड कर सकते हैं प्रिपरेशन को, सही। प्रयास से शुरू करके टेल योर पेपर। बड़ा कंप्रिहेंसिव प्लान आपने बता दिया बच्चों को। अच्छा, सिलेबस की जहाँ पे आपने बात की ना, मुझे अपना एक स्टूडेंट याद आ गया। वो आपने कहा बच्चों को तैयारी उनकी कंप्लीट हो जाती है और सिलेबस उन्होंने देखा नहीं होता। इसी तरह से हुआ कि वो सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहा था। 1 महीने के बाद मेरे पास आया, इतना बड़ा मोटा सा बुक जो है खुद लिखा हुआ उसने। मैंने कहा ये तो तुमने किताब पूरा लिख दिया है। और जब मैंने उसको देखा तो वो सोशियोलॉजी का सिलेबस ही नहीं था। उसने इंडिया की कोई प्लेलिस्ट फॉलो की हुई थी, उनका GS का कोई पेपर होता है सोशियोलॉजी का, इतना लेंथी। मैंने कहा CSS का सिलेबस तुम, सर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना, तो फिर कहीं से भी तैयार करूं मैं। तो यही बच्चे गलती करते हैं। पाकिस्तान स्टडीज सब्जेक्ट है तो किसी को भी फिर वो फॉलो करेंगे, किसी की भी किताब को पढ़ते रहेंगे, पूरा पूरा किताब खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने बताया कि सिलेबस देखें, डाउनलोड करें FPSC की वेबसाइट से, और वहाँ पे आउटलाइन गिवन है हर सब्जेक्ट की, और उस आउटलाइन को फॉलो करते जाएं, चेक लिस्ट लगाते जाएं कि अच्छा ये कर लिया ये कर लिया, आगे मूव ऑन करते जाएं। और बड़ी गलती बच्चे ये भी करते हैं कि वो एक एक टॉपिक की डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, और डेप्थ पे अगर आप जाएंगे तो फिर एक सब्जेक्ट में आपका पूरा मास्टर्स भी हो जाता है। तो उतनी तैयारी की अगर आप कैलकुलेशन लगाएं 2-2 साल पर सब्जेक्ट, तो 10-20 साल भी आपके यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि चेकलिस्ट बनाएं, सिलेबस को FPSC की वेबसाइट से देख के कंप्लीट करें। अच्छा आदिल, आपने मेंटोर्स की जो है ना यहाँ पे बात की। आजकल जो है ना, मैंने एक ट्रेंड देखा है कि मेंटोर्स CSS के ना बहुत ज़्यादा हो गए। मैं 2017 से जो है पढ़ा रहा हूँ, 2018 से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी 6-7 साल हो गए। उस वक्त ऐसा होता था कि तकरीबन एक वीडियो किसी भी टॉपिक पे मेरा होता था और एक एकेडमी है लाहौर की, उनका वीडियो होता था, तो हमारा ही ट्रेंड चलता रहता था। तो फिर ऐसा वक्त आया कि 2-3 साल गुजरने के बाद ये कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर एस्पिरेंट्स जितने हैं उतने ज़्यादा मेंटोर्स आ गए। अब इस पूरे रश में असली मेंटोर जो है, कोई भी अगर बंदा तलाश करे, स्टूडेंट CSS PMS एस्पिरेंट, तो आपके नज़दीक कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उनको जो है ना कंसिडर करने चाहिए एक असली मेंटोर की तलाश करते वक्त? क्योंकि मेंटोर बहुत ज़्यादा हो गए, पहले एस्पिरेंट ज़्यादा होते थे। अभी क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कोई भी आपकी लाइफ में या जर्नी में मेंटोर आता है। अगर मेंटोर गलत मिल गया तो फिर आपका या टाइम ज़ाया हो गया। तो आपके नज़दीक कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को कंसिडर करने चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है। मतलब मैं समझता हूँ कि जितना सियाना स्टूडेंट है इतना सियाना कोई भी नहीं हो सकता। तो जो लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चला, हमें दाव लग गया, वो थोड़ा सा मसला ये आ रहा है अभी इस वक्त मार्केट में कि देर आर नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो वैल्यूएट भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। सही। लेकिन ऑन दी अदर एंड कुछ ऐसे टीचर्स हैं जहां पर इश्यूज भी आ रहे हैं, उनके पास शायद रश है, नो डाउट उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता,
बट सही। उनके पास रश ज्यादा हो गया तो वो लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे। सही। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए आपको एक मेंटोर सेलेक्ट करने का, वो ये होना चाहिए कि वो आपको टाइम कितना देगा। सही। विच मीन्स टाइम देने से मुराद ये होगा कि यार एक तो लेक्चर्स है। नंबर टू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपकी रिटन प्रैक्टिस कितनी करवा रहा है और वो आपसे एवेलुएशन कितनी करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना जब ये सारा सिनेरियो देखा व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो मैंने एक सिंपल सी बात की, इंग्लिश ऐसे मैं पढ़ाता हूँ और पैरसी। मैंने एक सिंपल सी बात की कि मैंने अपने ना सेशन के अंदर एक डिज़ाइन इस तरह से किया कि मैंने डेली उसमें प्रैक्टिसेस डाली, वीकली प्रैक्टिसेस डाली, और एंड पे 4 फुल लेंथ मॉक्स और एवेल्युएशन टिल एग्जाम फ्री। तो अब हुआ क्या कि स्टूडेंट्स परेशान होते थे, कहते हैं सर ये जितनी मर्जी करा लें। तो मैंने कहा तो जितनी मर्जी करा लो, वैल्यूएशन कराओ। और मजे की बात ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज शायद पहली दफा ये बात कर रहा हूँ कि आई हैव बिन टोल्ड अराउंड, मैं लास्ट ईयर की सिर्फ बात करूंगा, अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट्स इन द लास्ट ईयर जो अभी CSS 2024 में अपियर हो रहे हैं। यू वुड नॉट बिलीव देयर इज 1 or 2 स्टूडेंट्स जो कि टिल एग्जाम वैल्यूएशन कराते रहे। एग्जैक्टली ऐसा ही करते तो हैं बच्चे। आप रेशो चेक करें, मतलब इट्स नॉट ऑन द पार्ट ऑफ मेंटोर्स ओनली, इट इज हम्म। आल्सो द लेकुना इन द एस्पिरेंट्स कि वो लिखना ही नहीं चाहते। सो मुद्दा ये है कि इवन जो टीचर्स आप फुल ऑन दे रहे हैं वो पैकेज, उसकी तरफ भी नहीं हुआ रहे। तो पहली सर मुद्दा ये है कि आप रिटन प्रैक्टिस की तरफ जाएं कि जो टीचर आपको वैल्यूएट करके दे और टेस्ट भी वैल्यूएट करके दे, ये नहीं कि देखे बस ठीक है जी। तो वो प्रॉपर आपको वैल्यूएट करके दे, आपको गाइड करे। देन उसके बाद वो उस टीचर की तरफ जाएं जहां पर रश जरा कम हो। जहां पर रश ज्यादा होगा उधर डेफिनेटली फिर वो टाइम के साथ उसका लिंकेज आता है। और नंबर तीन, वो टीचर उस टीचर के पास जाएं जिसके पास को थोड़ी सी बैकिंग है, वो पीयर हुआ है, वो अच्छा स्कोर उसका था, या वो खुद जो है वो सर्विस के अंदर है। सर्विस में भी फिर उस बंदे को देखें जो टाइम दे सकता है, क्योंकि हर बंदा जो सर्विस में है वो टाइम नहीं दे सकता। तो ये सही। सारी सब चीजें हैं। बाकी डिग्री किसी की है या नहीं वो एक सेपरेट चीज है। मैंने लोगों को देखा है, लोगों की डिग्रियां नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन हम्म। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उस हम्म। सब्जेक्ट, बिकॉज उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर चीजें। सो देयर इज नीड फॉर अ ब्लेंड। मतलब मेरे ख्याल से एक अच्छा मेंटोर वो होता है जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो और जिसके पास एक इस जर्नी का एक्सपीरियंस भी हो। तो जब ये दोनों ब्लेंड मिलते हैं तो फिर एक अच्छा मेंटोर बनता है। और अगेन टाइम वाली बात फिर एग्जैक्टली वहीं पर है, क्योंकि 99% क्राइटेरिया वही होना चाहिए। बेहतरीन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने बच्चों को बताई कि जो इस जर्नी से गुजर चुका है, तो जरूरी नहीं है कि वो सीएसएस क्वालिफाई उसने किया है या पीएमएस क्वालिफाई किया है। डेफिनेटली। अगर अगर कोई बंदा जर्नी से गुजर चुका है तो फिर आपके पास वो मेंटोर वाली लिस्ट पे आ सकता है, तो आप उसको कंसीडर भी कर यस। सकते हैं। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं अपनी एंड पे नॉन सीरियस होते हैं, ये जो है ना बड़ा एक रीजन बनता है उनके अपने ही फेल्यूर का। क्योंकि अगर आपको टीचर असाइनमेंट दे रहा है, काम दे रहा है, और उसमें से 2% बच्चे कर रहे हैं वो असाइनमेंट, तो वो आखिर में वो इसी रेशियो में जाके फिट होते हैं जो पास करने वाले 2% होते हैं। अक्सर मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो यही पैटर्न मैंने पिछले 6-7 सालों से ही देखा है। पहला असाइनमेंट होगा, उसमें 90-80% बच्चे करेंगे। दूसरा असाइनमेंट होगा, वो फिर परसेंटेज 20-30% कम हो जाएगी। और आखिर में जब बैच कंक्लूड होने वाला होगा, मॉक्स उनको जब दिए जाएंगे, ऐसे आपने पूरा पूरा लिखना है आज, फुल फ्लेज ऐसे आपने 3 घंटों में लिखना है, तो उसमें पूरी बैच में से 3-4 बच्चे अपीयर होंगे। तो सर। भाग जाते। हाँ, भाग हमारे जाते सर हैं। हमारे एक टीचर थे, वो इसकी ना एनोलॉजी क्रिएट करते थे रमजान के साथ। वो हम्म। कहते हैं जब रमजान मुबारक शुरू होता है ना, तो अच्छा। पहले दिन आप जो जाएं फजर की नमाज पढ़ने तो सफे भरी पड़ी होंगे। तो वो जैसे जैसे अगला अशरा और आखिरी अशरे तक जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं लोग। सो ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है आपकी हाँ। प्रिपरेशन में जो बच्चों में लैग करती है। अच्छा, ये बच्चों को ना इस पे बड़ा खुद को झंझोड़ना चाहिए कि अच्छा, तैयारी करनी है तो पूरी ईमानदारी के साथ करनी है। अनसर्टेनिटी बिल्कुल। का एक बड़ा फैक्टर आ जाता है सीएसएस में, आदिल। एक बच्चा पूरी तैयारी भी कर ले, फिर भी कहीं ना कोई सब्जेक्ट रह जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लक का फैक्टर भी है, कुछ कहते हैं नहीं, आपने पूरी कैलकुलेशन के साथ तैयारी करनी है। आपका इस पे क्या टेक है? मेरे ख्याल से काबिलियत के साथ कबूलियत का डेफिनेटली एक बड़ा अहम किरदार है। लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि लकी आर द वंस जो कि मेहनत करते हैं। वो सही। लकी भी वही होता है मेरे ख्याल से, जो बंदा मेहनत नहीं करता वो लकी भी नहीं हो सकता, मेरा तो बिल्कुल। ये मानना है। सही। लेकिन हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो शायद एक दफा अगर उसका आपको नहीं भी मिला तो दूसरी दफा उसका आपको कोई ना कोई मिल जाएगा।
मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मतलब व्हेन आई अपीयर्ड इन सीएसएस एंड पीएमएस, तो शायद मेरे सर्कल में लोग जो थे वो कहते थे कि यार और किसी का और ना हो, इसका पास हो जाना। However, I failed PMS. Allah has blessed me with the PMS. I got allocated, और उन लोगों से पहले मैं फील्ड में आ गया हूँ जो मेरे साथ उस बैच में सीएसएस में अभी उनकी ट्रेनिंग जारी है। दे आर डूइंग देयर सीटीबीज। सो मुद्दा सही। ये है कि आपको अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। सो अपनी जो एक एफर्ट है ना, मेरे ख्याल से एक उस एफर्ट पे जो है ना वो आपको यकीन होना चाहिए। बाकी अल्लाह विल डेफिनेटली ब्लेस। और इसका फैक्टर जरूर है, ये नहीं है, देखें, देयर माइट बी चांसेस कि उस दिन बंदा लेट हो रहा है, देयर माइट बी चांसेस कि उस दिन बंदे को वो उस प्रॉपर एनर्जी के साथ नहीं बैठा हुआ, देयर माइट बी चांसेस कि उसके वो सवाल आ गया है, वो टॉपिक आ गए हैं जो आपको नहीं, और देयर माइट बी चांसेस कि वो पेपर हिट हो गया। सो ऑल थिंग्स गो अवे अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो कबूलियत जरूरी है काबिलियत के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे आपका जो पीएमएस में जीके का पेपर होता है, खास तौर पे एमसीक्यूज का पेपर होता है, ऐसा ही है। उसमें अक्सर बच्चे फेल होते हैं, जैसे सीएसएस में वो ऐसे में फेल हो रहे होते हैं, तो जीके की जो है ना, कोई बच्चा जब तैयारी कर रहा है एमसीक्यूज वाले पेपर की, तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? किताब है, कोई इंटरनेट का सोर्स है? इस पे थोड़ा सा उनको बता दें। मेरे ख्याल से जीके की तैयारी आपकी मल्टी लेयर्ड होती है। उसमें सबसे पहले अगेन सिलेबस निकालना पड़ेगा। हम जीके का समझते हैं सिलेबस ही कुछ नहीं। हालांकि जीके का बड़ा क्लियर कट सिलेबस दिया हुआ है। उसके अंदर जनरल साइंस का बड़ा मेजर पोर्शन है, उसके अलावा कुछ दो तीन पोर्शन हैं। आप उनको देखें, उसके अंदर मिनी हेड्स भी दिए हुए हैं कि इधर इधर से, और आज तक मैंने नहीं देखा कि पीएमएस के अंदर कोई और सवाल आ गया हो उस सिलेबस से बाहर। सो वो एक जो सिलेबस है उसको देखें, उसको पढ़ें। अगर आप मैं कोई बंदा मेरे से पूछे कि यार जनरल साइंस का कहाँ से तैयार करना है, मैंने कहा जिसने जनरल साइंस एंड एबिलिटी तैयार किया ना, तो जो जनरल साइंस सीएसएस का पोर्शन है ना, वही सेम पीएमएस के अंदर भी है। तो वो आपका तैयार हो तो आपको बड़ा एज हो जाता है, 40-50 आपके एमसीक्यूज वहां से निकल जाते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको पहले तो वो सिलेबस कवर करना चाहिए, देन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। एमसीक्यूज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोई भी बुक उठाएं, मैं कोई एक स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई भी बुक उठा लें, मार्केट में अवेलेबल है, वन पेपर की किताबें हैं, और उसमें प्रैक्टिस करें, पास पेपर प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस करें। और उसके बाद पेपर में आप देखिएगा कि आपको अच्छी वाइब्स भी आएंगी, कुछ जो एमसीक्यूज नहीं भी आते होते उसमें से वाइब्स आती है कि अच्छा ये वाला इसका ऑप्शन होना चाहिए। सही। तो वो आप उसके साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह यूल डेफिनेटली। लेकिन इसकी एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी की जरूरत है, तुक्के पे काम नहीं चलता। वो उसमें 100 में से किसी एक बच्चे का अगर तुक्के पे पास हो रहा है तो वो एक आधा ही हो सकता है, दूसरे साल शायद उसका भी फेल हो जाए। अच्छा, देखें, सीएसएस का एग्जाम हो या पीएमएस का एग्जाम हो, आपने सिलेबस तैयार करना है, रट्टा भी लगाना है काफ़ी चीज़ों का। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि उनकी शायद मेमोरी उस तरह की नहीं है कि वो चीज़ें पढ़ भी लेते हैं और फिर याद भी नहीं होती। तो इस तरह का अगर कोई स्टूडेंट चैलेंज फेस कर रहा है, आई होप आपने भी टेक्निक्स अप्लाई की होंगी ना तैयार करते हुए, कि चीज़ें तैयार कर ली, अब उनको मेमोराइज करना है, रिवीजन करनी है। तो क्या इस याद करने वाले हर्डल को आपने किस तरह से ओवरकम किया? रिवीजन बहुत ज्यादा करते थे, या कोई पढ़ते वक्त ही इस तरह की टेक्निक होती थी कि दोबारा से उसको बार 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 देखना ना पड़े? क्या आपका तरीकेकार था रट्टा लगाने वही वाले शॉर्ट जो? नोट्स थे। एक तो शॉर्ट हाँ। नोट्स थे, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो एक अच्छी टेक्निक है। हम्म। नंबर टू, मॉक्स। अगेन मॉक्स, आप सही। बार बार पेपर दोगे ना तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। सो सही। वो जो रिवीजन है वो डेफिनेटली, मैं एमए बैठ के एक दिन अंदाजा लगा रहा, तो लोग कहते हैं एक दफा रिवीजन नहीं होती। मेरा इतने मार्क्स नहीं है, मैंने कोई शायद 14-15 दफा रिवाइज किए हैं वो सारे सब्जेक्ट। क्योंकि सही। मुझे एक टाइम आ गया था टिल पेपर्स के मैं 3 घंटे में सिलेबस पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता था। तो वो आपको बेहतरीन। शॉर्ट नोट्स आपकी डेफिनेटली जब प्रैक्टिस होगी तो वो खुद ब खुद हो जाएंगे, और भूलती ही हैं चीजें लोगों को। इवन डिस्पाइट ऑल दिस मुझे भी कुछ शायद चीजें भूल रही हूँ, बट 95-98% चीजें याद रहती थी। सही। फिर ये है कि जिस किसको, हर बंदे की अपनी टेक्निक है, कोई रट्टा मारता है, कोई लिख के याद करता है। तो हम्म। जो जिसकी टेक्निक है वो उस हिसाब से चलेगा, तो वो अल्टीमेटली उसमें चलेगा। दो टेक्निक्स है मेजर। मैं लिख हम्म। के याद करता था, और लिख के अगर आप याद करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी टेक्निक है रट्टे वाला, वो मुझे आज तक नहीं हुआ मेरे से, बट हम्म। राइटिंग पे टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये पक्का तैयार होता है, फिर वो भूलता नहीं। बेहतरीन। अच्छा, अभी आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है सीएसएस का, इंशाल्लाह वो आ जाए, उसकी डीएमसी आ जाए, हम फिर एक और सेशन करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेक्निकल डिस्कशन होगी, सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, और उसमें आपके क्या। आज हमने एक जर्नल सेशन किया है जिसमें काफ़ी जो एफएक्यूज टाइप सवाल होता है ना, वो मैंने आपसे पूछे हैं, जो बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं, मुझसे मुझसे कर रहे होते हैं, और आपको भी आई होप इनबॉक्स में डेफिनेटली। आ रहे होंगे इस तरह के सवाल। वो हमने यहाँ पे ओवरकम करने के लिए
ये सेशन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल टेक्निकल सीएसएस का रिजल्ट, एंड आई होप आपको जो आपने डिजायर्ड ग्रुप दिमाग में रखा है वही आपको मिले, और सीएसएस में पोजीशन आपकी जो है वही इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वही हो जो आप सोचते हैं। हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं जो आप इंशाल्लाह सोचते हैं। इंशाल्लाह, अच्छा, आमीन यहाँ आमीन। पे सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एस्पिरेंट्स को अपनी एंड पे कुछ सजेशंस, जो मैंने शायद सवाल ना पूछे हों, हो सकता है ना, आप कुछ बातें जो एस्पिरेंट्स के साथ वन ऑन वन करना चाहें वो आप करें, तो फिर हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। डेफिनेटली मैं एक ही बात करूंगा, जो लास्ट मैसेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है हम्म। कि अगर आप सक्सेस फैक्टर देखें ना, तो सक्सेस फैक्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो करेज है। आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए, और वो करेज अगर आएगी तो आपका डर खत्म हो जाएगा। करेज ये होनी चाहिए कि लोग ना आखिरी टाइम पे आगे सोचने लग पड़ते हैं हमने अटेम्प्ट नहीं देनी, या पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा, पेपर कैसे आएंगे। देयर मस्ट बी अ वॉइस विद इन यू, और वो करेज कहलाती है कि यस आई विल डू इट, और आई एम द शायद मोस्ट डिजर्विंग पर्सन जो कि ये करेगा। उसके बाद नंबर टू ये है कि आपने मतलब मैंने अपनी जर्नी में कभी नहीं सोचा कि यार मैंने ये अटेम्प्ट देनी है या नहीं देनी, या पता नहीं क्या होगा। सो अपने अंदर एक करेज डेवलप करें, मेहनत इतनी करें कि पेपर में, पहले पेपर में जाने से पहले आपके अंदर से आवाज आए कि यार इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता था। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। वो मैं हमेशा शेर पढ़ता होता हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब का, तो मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आपको एक ही शेर आता है। वो मुझे इतना पसंद है शेर कि माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। सो एफर्ट आप इतनी करें कि आपके अंदर से आवाज आए कि यार मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, बाकी अल्लाह आप देखिएगा किस तरह नवाजता है। सो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम माय साइड, और बी करेजियस। और डेफिनेटली जो फॉर्चून है वो फेवर करती है फिल्म को, और उसके लिए करेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन बेहतरीन। सो तीन चार यहाँ पे कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं: करेज, कॉन्फिडेंस, आपने ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, हार्ड वर्क करना है, और अल्लाह में यकीन रखना है। अल्लाह की तरफ से अगर लिखा होगा तो मिल जाएगा। आपके साथ बात करके आदिल साहब बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा यकीन है कि एस्पिरेंट्स जो भी ये सुन रहे हैं सेशन, उनको भी बहुत सी चीज़ें जो है ना सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।